आज की इस नई गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है ना वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये कई लोगों के सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। एकदम सही कहा। आज हम इस बात पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कोई इंसान एक सामान्य वेतन मतलब एक नॉर्मल सैलरी से भी एक बहुत बड़ी संपत्ति बना सकता है। हाँ, और आज की हमारी ये चर्चा एक बेहद विस्तृत इंटरव्यू और कुछ बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर्स पे आधारित है। और इन स्रोतों में पैसे के नियमों, निवेश और करियर की रणनीतियों पर बहुत गहराई से बात की गई है। हमारा मिशन आज सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन सारे स्रोतों से निकाले गए ज्ञान को एक 4 चरणीय व्यावहारिक फ्रेमवर्क में पिरोने वाले हैं, जिसे हम द वेल्थ बिल्डर 4 स्टेप सिस्टम कह सकते हैं। चलिए फिर इस पूरी बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, हम अक्सर समाज में इस हसल कल्चर के भ्रम में जीते हैं। हाँ, ये तो आज के समय की सच्चाई है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान बस पागलों की तरह दिन रात कड़ी मेहनत करता रहे तो वो अपने आप अमीर बन जाएगा। लेकिन अगर हम डेटा और स्रोतों को ध्यान से देखें तो ये सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही पैमाना होती तो दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोग आज सबसे अमीर होते। असली खेल तो कुछ और ही है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली संपत्ति सिर्फ पसीना बहाने से नहीं बनती है, बल्कि पैसे की भाषा को समझने से बनती है। पैसे की भाषा, ये काफी रोचक ताम है। इसे ऐसे समझें, अगर हम किसी ऐसे इंसान से संवाद करना चाहें जो सिर्फ स्पेनिश बोलता है और हमें स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती, तो क्या उस बातचीत में कोई सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं, बात ही नहीं हो पाएगी। पैसे के साथ भी ठीक ऐसा ही है। ये एक भाषा है, इसके अपने नियम हैं, अपनी ग्रामर है। जब तक कोई व्यक्ति पैसे के खेल के नियमों को नहीं समझता और एक सही रणनीति नहीं अपनाता, एकदम सही, तब तक सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। ये भाषा वाली तुलना बहुत ही शानदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नई भाषा को सीखने की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारे फ्रेमवर्क का पहला चरण है द फाउंडेशन, मतलब वित्तीय साक्षरता और माइंडसेट। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अब मैंने इन रिसर्च पेपर्स में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हाँ, वो डेबिट कार्ड वाला हिस्सा काफी लोगों को हैरान करता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि डेबिट कार्ड सुरक्षित है और क्रेडिट कार्ड लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देता है। लेकिन स्रोत कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। क्या इस पर थोड़ी रोशनी डाली जा सकती है? बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है कि डेबिट कार्ड हमेशा बेहतर होता है। असल में जब कोई व्यक्ति केवल डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? तो वह पूरी वित्तीय व्यवस्था की नजरों में अदृश्य रहता है। वो कोई क्रेडिट हिस्ट्री या सिबिल स्कोर नहीं बना रहा होता है। अच्छा, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बन रहा। हाँ, और इस आधुनिक वित्तीय व्यवस्था में एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री ही संपत्ति निर्माण की पहली सीढ़ी है। इसके बिना भविष्य में घर या व्यवसाय के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलना लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात है सुरक्षा की। अगर किसी का डेबिट कार्ड हैक हो जाए या चोरी हो जाए तो अपराधी सीधा उस व्यक्ति के बैंक खाते से नकद निकाल रहा होता है। पैसा सीधे खाते से कटता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या यूं कहें कि एक आम इंसान के नजरिए से पूछना चाहूंगा, क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना सच में जोखिम भरा नहीं है? ये डर स्वाभाविक है। मतलब क्या ये लोगों को ऐसे पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित नहीं करता जो उनके पास असल में है ही नहीं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर वित्तीय साक्षरता की असली भूमिका आती है। क्रेडिट कार्ड केवल तभी संपत्ति निर्माण का साधन है जब उसका बिल हर महीने पूरी तरह से चुकाया जाए। मतलब कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड न किया जाए। नहीं होती। तो नियम बहुत सीधा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक टूल की तरह होना चाहिए, न कि मुफ्त के पैसे की तरह। हर महीने बकाया राशि को शून्य करें। समझ गया, मतलब अनुशासन ही यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। और जब हम माइंडसेट या अनुशासन की बात कर ही रहे हैं तो स्रोत में एक फिक्सर बनाम फ्रीलोडर माइंडसेट का जिक्र था। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मुझे वो नाव वाला उदाहरण बहुत ही दिलचस्प लगा। वो उदाहरण इस माइंडसेट को बहुत अच्छी से समझाता है। कल्पना करें कि एक नाव है जिसमें अचानक छेद हो गया है और पानी अंदर आ रहा है। ठीक है। अब समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो फिक्सर मानसिकता वाला है, वो तुरंत उस छेद को ठीक करने में लग जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि छेद किसने किया या ये किसकी गलती है, क्योंकि नाव डूब रही है। बिल्कुल। व्यापार और जीवन में भी ऐसा ही है। जहां कोई समस्या है
वहीं समाधान बेचने का अवसर है, वहीं पैसा है। और दूसरा व्यक्ति? दूसरी तरफ फ्रीलोडर मानसिकता वाला व्यक्ति नाव में खड़ा होकर सोचेगा कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ये छेद नहीं किया, ये किसी और की जिम्मेदारी है। और नाव डूब जाएगी। हाँ, जो लोग इस मानसिकता के साथ चलते हैं वे कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमेशा परिस्थितियों का दोष दूसरों पर मढ़ते रहते हैं। ये फ्रीलोडर मानसिकता तो आज के समय में बहुत देखने को मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, एक और जाल है जिसमें आज की पीढ़ी बहुत आसानी से फंस रही है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रिसर्च पढ़ते हुए मुझे कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल का एक चौंकाने वाला डेटा मिला। ओह हाँ, वो बाय नाउ पे लेटर वाला डेटा। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वहां जाने वाले 64% लोग अपने टिकट बाय नाउ पे लेटर स्कीम के तहत खरीदते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। मतलब लोगों के पास उस महंगी चीज के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी वे इंटरनेट पर बस अमीर दिखने के लिए कर्ज ले रहे हैं। यही इस पहले चरण की सबसे बड़ी गलती है। लोग अमीर बनने की प्रक्रिया को छोड़कर अमीर दिखने की होड़ में लग गए हैं। दिखावा ज्यादा है। हाँ, और ये दिखावे का कर्ज इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी फाउंडेशन ठीक नहीं करेगा, तब तक वो संपत्ति की इमारत नहीं खड़ी कर सकता। ये तो हुई फाउंडेशन और माइंडसेट की बात। लेकिन जब कोई अपने माइंडसेट को ठीक कर लेता है तो असल चुनौती आती है आमदनी बढ़ाने की। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने फ्रेमवर्क के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, करियर एवोल्यूशन, यानी नौकरी से अधिकतम लाभ उठाना। ये मेरा पसंदीदा चरण है। मैंने देखा है कि आजकल इंटरनेट पर हर कोई अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर रातों रात कोई स्टार्टअप शुरू करने की बात करता है। ऐसा लगता है जैसे नौकरी करना कोई गुनाह हो गया हो। ये सोशल मीडिया का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा भ्रम है। डेटा हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? जिन लोगों के पास नौकरी का एक स्थिर आय स्रोत होता है और वे उसके साथ अपना साइड हसल या कोई छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके सफल होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 33% अधिक होती है जो अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरीके से स्टार्टअप में कूद पड़ते हैं। 33%? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अक्सर तो कहा जाता है कि जब तक सब कुछ दांव पर नहीं लगेगा, इंसान पूरी लगन से काम नहीं करेगा। सब कुछ दांव पर लगाना सुनने में तो बहुत वीर रस से भरा लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। कैसे? जब किसी के पास किराया देने या खाना खाने के पैसे नहीं होते तो उसका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसे भारी तनाव और डर के माहौल में इंसान रचनात्मक फैसले नहीं ले पाता। वो बस किसी तरह सरवाइव करने की सोचता है। एकदम सही। इसके विपरीत जब एक स्थिर वेतन आ रहा होता है तो व्यक्ति शांति से जोखिम ले सकता है, नए प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसकी बुनियादी जरूरतें सुरक्षित होती हैं। ये बहुत ही तार्किक बात है। और सिर्फ साइड हसल ही क्यों? उसी इंटरव्यू में ये भी बताया गया है कि अपनी मौजूदा नौकरी के अंदर भी बहुत विकास किया जा सकता है। हाँ, वो रूपरेखा बहुत दिलचस्प है। मुझे वो ईंट लगाने वाले से सिटी प्लानर तक वाली एनालॉजी बहुत पसंद आई। क्या हम इसे थोड़ा और डिकोड कर सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझें, किसी भी कंपनी में अलग अलग स्तर की सोच वाले लोग होते हैं। एक ईंट लगाने वाले को पता है कि ईंट के ऊपर ईंट कैसे रखनी है। वो बस अपना रोज का काम करता है। हाँ, फिर एक बिल्डर होता है जो पूरी दीवार या कमरा बना सकता है। एक आर्किटेक्ट पूरा नया ढांचा डिजाइन कर सकता है। लेकिन एक सिटी प्लानर पूरे शहर के इकोसिस्टम को समझता है। ट्रैफिक कहाँ से आएगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी। ज्यादातर कर्मचारी बस ईंट लगाने वाले बनकर रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा घंटे काम करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन कंपनी में विकास ज्यादा घंटे काम करने से नहीं, बल्कि एक सिटी प्लानर की तरह सोचने से होता है। इसे आजकल की वीडियो गेम की भाषा में भी समझ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। क्या कोई व्यक्ति कंपनी में सिर्फ एक एनपीसी, मतलब नॉन प्लेयर कैरेक्टर है, जो बस एक ही जगह खड़े रहकर दिए गए निर्देश का पालन करता है? या वो मुख्य किरदार है जो कंपनी की कहानी को आगे बढ़ाता है? हाँ, जो नए समाधान लाता है। एनपीसी बनाम मेन कैरेक्टर, ये तुलना तो आज की पीढ़ी को बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो कंपनी के लिए मूल्य कैसे पैदा कर रहा है। और इसी से नेगोशिएशन की ताकत आती है। हाँ, मैंने स्रोत में नेगोशिएशन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पढ़ा था। आमतौर पर लोग अपने बॉस के पास जाकर कहते हैं कि मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए।
लेकिन ये तरीका पूरी तरह से गलत बताया गया है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि कोई कर्मचारी अपने बॉस के पास जाकर पूछे, मैं इस कंपनी के लिए पैसे कैसे बनाता हूँ और मैं कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ा सकता हूँ। कोई भी बॉस ये सुनकर खुशी होगा। एकदम सही। और फिर जब वो कर्मचारी ये जान जाता है कि उसकी मेहनत की वजह से कंपनी हर महीने $100 का अतिरिक्त मुनाफा कमा रही है, तो वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता है। वो कह सकता है कि मैं कंपनी के लिए जो $100 ला रहा हूँ, क्या उसमें से मैं अपने लिए $5 मांग सकता हूँ? ये सही मायनों में नेगोशिएट करना है, जहां दोनों का फायदा है। लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? इस चरण में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है जॉब हॉपिंग। लोग बिना अपनी स्किल्स बढ़ाए सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के लिए बार बार नौकरी बदलते रहते हैं। तो उससे नुकसान क्या है? जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो किसी भी कंपनी में सिटी प्लानर बनने का मौका खो देता है और हमेशा एक ईंट लगाने वाला ही रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ली और अपनी आमदनी भी बढ़ा ली, लेकिन सिर्फ पैसा कमाकर बैंक में रख छोड़ना तो काफी नहीं है। और यहीं से हम चरण 3 पर आते हैं, निवेश की सीढ़ी, जिसके 4 स्तर हैं। अगर हम इन सारी बातों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि निवेश करना कोई शौक नहीं है, बल्कि ये एक मजबूरी है। मजबूरी? ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई का गणित बहुत ही डरावना है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो 70 के दशक वाला उदाहरण। बिल्कुल। कल्पना करें कि 1970 के दशक में किसी के पास $100 का नोट था और उसने उस नोट को बहुत संभल कर अपने गद्दे के नीचे छिपा कर रख दिया, सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, लेकिन आज इतने दशकों बाद अगर वो उस नोट को बाहर निकालेगा तो देखने में वो $100 ही लगेगा, लेकिन आज के समय में उसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर गिरकर सिर्फ $25 के बराबर रह गई है। मतलब बिना कुछ किए ही उस व्यक्ति ने अपना 75% पैसा खो दिया। बिल्कुल। महंगाई हमारे पैसे को दीमक की तरह खा रही है। ये सच में डरावना है। हम सभी जानते हैं कि निवेश जरूरी है, लेकिन इस दीमक वाले नजरिए से सोचना सच में आंखें खोलने वाला है। तो इस महंगाई को हराने के लिए स्रोत ने निवेश की सीढ़ी के जो 4 स्तर बताए हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। पहला स्तर क्या है? स्तर 1 है खुद पर निवेश करना। अगर किसी के पास बहुत कम पैसा है तो उसे शेयर बाजार में लगाने के बजाय कुछ नया सीखने या अपनी स्किल्स बढ़ाने में लगाना चाहिए। इसका रिटर्न सबसे अधिक होता है। और स्तर 2? स्तर 2 है S&P 500 या इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। इंडेक्स फंड असल में देश की टॉप कंपनियों का एक समूह होता है। इसमें लागत कम होती है और लंबे समय में उतार चढ़ाव भी कम होता है। हाँ। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगा। स्रोत कहता है कि अपनी आय का कम से कम 10% स्वचालित रूप से इंडेक्स फंड्स में निवेश करना चाहिए। ऑटोमेट करना जरूरी है। लेकिन आज के समय में जो महंगाई इतनी ज्यादा है और खर्चे इतने बढ़ गए हैं, तो किसी के लिए भी अपनी आय का 10% बचाना बहुत मुश्किल लग सकता है। ये एक व्यवहारिक समस्या है, लेकिन इसका समाधान अनुशासन में है। शुरुआत 10% से करना जरूरी नहीं है। शुरुआत 2% या 5% से भी की जा सकती है। मुख्य बात है इसे ऑटोमेट करना। एकदम सही। जैसे वैनगार्ड या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ऐसा सिस्टम बनाना कि सैलरी आते ही निवेश का हिस्सा अपने आप कट जाए। मतलब पैसे हाथ में आने से पहले ही निवेश हो जाएं। हाँ, इसे रोज सुबह दांत ब्रश करने जैसी आदत बनाना चाहिए। हम रोज सोचते नहीं है कि आज ब्रश करें या नहीं, हम बस करते हैं। निवेश भी इसी तरह बिना सोचे अपने आप होना चाहिए। ये ऑटोमेशन वाला विचार बेहतरीन है। और इसके आगे का स्तर भी है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि स्तर 3 प्राइवेट इक्विटी है और स्तर 4 अपना खुद का व्यवसाय बनाना है। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये प्राइवेट इक्विटी क्या है? इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार से शेयर खरीदता है तो वो पब्लिक कंपनियों में निवेश कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन प्राइवेट इक्विटी का मतलब है उन कंपनियों में सीधा पैसा लगाना जो अभी शेयर बाजार में नहीं आई हैं, जैसे कोई नया स्टार्टअप या कोई उभरती हुई प्राइवेट कंपनी। ये ऐसा ही है जैसे वो शार्क टैंक वाले इन्वेस्टर्स करते हैं? बिल्कुल वही। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर कंपनी सफल हो जाए तो रिटर्न भी कई गुना मिलता है। लेकिन इसके लिए तो बहुत बड़े फंड की जरूरत होगी। हाँ, और गहरी समझ की भी। इसीलिए ये शुरुआती निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं है। और स्तर 4 है खुद का कोई व्यवसाय खरीदना या पूरी तरह से बनाना, जो सबसे अधिक रिस्क और सबसे अधिक रिटर्न वाला काम है। स्पष्ट है। लेकिन अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हाँ?
वे शॉर्टकट खोजते हैं। वे सीधा स्तर 4 या किसी बहुत ही जटिल निवेश में कूद पड़ते हैं। स्रोत में डे ट्रेडिंग और ऑप्शंस का भी जिक्र था। और ये इस चरण की सबसे बड़ी गलती है। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता है। ऑप्शंस को अगर सरल भाषा में कहें तो क्या है? ये भविष्य में किसी शेयर की कीमत के ऊपर शर्त लगाने जैसा है। ये अनुमान लगाना कि अगले हफ्ते ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, ये बहुत ही जटिल और जोखिम भरा काम है जो केवल प्रोफेशनल्स के लिए बना है। तो आम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। स्रोत साफ कहते हैं कि बिना अनुभव के डे ट्रेडिंग या ऑप्शंस करना वित्तीय आत्महत्या जैसा है। बाप रे। ये ऐसा ही है जैसे कोई इंसान YouTube पर 2 घंटे का वीडियो देखे और फिर किसी के दिमाग की सर्जरी करने चला जाए। दिमाग की सर्जरी वाला ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। चलिए अब इस सिस्टम के अंतिम और शायद सबसे अनदेखे चरण की ओर चलते हैं। चरण 4, साझेदारी की ताकत। हाँ, हम शायद ही कभी रिश्तों और पैसे को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा एक व्यक्तिगत चीज है। हम ऐसा सोचते जरूर है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि विवाहित जोड़े अविवाहितों की तुलना में 30% अधिक कमाते हैं। 30% ज्यादा? और बात सिर्फ कमाई की नहीं है, उनके पूरे करियर के दौरान उनकी कुल संपत्ति लगभग 3 गुना अधिक होती है। 3 गुना? ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ शादी करने से या पार्टनर होने से पैसा कैसे बढ़ सकता है? यह कोई जादू नहीं है, यह एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। एक सही पार्टनर जीवन में स्थिरता लाता है। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो वे जीवन के जोखिमों को बांट लेते हैं। अच्छा, जैसे अगर एक रिस्क ले रहा है तो दूसरा संभाल लेगा। हाँ, एक व्यक्ति अगर अपने करियर में कोई बड़ा जोखिम ले रहा है या व्यवसाय शुरू कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति अपनी स्थिर नौकरी से घर चला सकता है। इससे तो फोकस काफी बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस किसी से भी साझेदारी कर ली जाए। और यहीं प्रीनप यानी विवाह पूर्व समझौते जैसी चीजों का महत्व आता है। हम प्रीनप को लेकर तो समाज में बहुत नकारात्मकता है। हाँ, लोगों को ये अजीब लगता है। लोगों को लगता है कि अगर कोई शादी से पहले ही तलाक के बाद संपत्ति कैसे बटेगी इस पर बात कर रहा है तो मतलब उसे रिश्ते पर भरोसा ही नहीं है। और यही नजरिया बदलने की जरूरत है। स्रोत के अनुसार प्रीनप को रिश्ते के टूटने की तैयारी के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसे कैसे देखना चाहिए? इससे एक संचार उपकरण यानी कम्युनिकेशन टूल के रूप में देखा जाना चाहिए। ये तय करता है कि 2 लोग मुश्किल बातचीत को कितनी अच्छी तरह संभाल सकते हैं। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सोच है। शादी से पहले अगर 2 लोग अपनी वित्तीय अपेक्षाओं, अपने पुराने कर्जों और भविष्य के लक्ष्यों पर खुलकर बात नहीं कर सकते, तो ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में पैसे को लेकर बड़े झगड़े होना तय है। ये बहुत ही गहरी बात है। पैसे को लेकर बात करना हमारे समाज में अक्सर एक टैबू माना जाता है और डेटिंग की दुनिया में तो ये और भी जटिल है। हाँ, डेटिंग में तो लोग और भी कंफ्यूज रहते हैं। एक बहुत ही आम सवाल है कि पहली डेट पर पैसे कौन देगा। मैंने पढ़ा कि स्रोत में इस पर एक बहुत ही सीधा नियम दिया गया है। जी हाँ, नियम बहुत सीधा है। जो व्यक्ति डेट पर चलने के लिए पूछता है उसे पैसे देने की पेशकश करनी चाहिए। ये सम्मान और स्पष्टता की निशानी है। एक और बेहतरीन उदाहरण स्रोत में ये था कि हमें ऐसा पार्टनर खोजना चाहिए जो हमारे ही गेम में ना हो। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे गेम में न हो? इसका मतलब है कि एक दूसरे की कमियों को पूरा करना। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति वित्तीय क्षेत्र से है जो हमेशा नंबर्स, प्रॉफिट और निवेश के बारे में सोचता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति रचनात्मक या सेवा क्षेत्र से है जो शांति, कला और सामाजिक प्रभाव के बारे में सोचता है, तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। मतलब दोनों को एक ही चूहा दौड़ में भागने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। एक स्थिरता देता है तो दूसरा जीवन में रंग भरता है। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन इस चरण में भी लोग बड़ी गलतियां करते हैं। शर्मिंदगी या डर की वजह से वित्तीय खर्चों पर साफ बातचीत न करना एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये बहुत आम है। जैसे दोस्तों के साथ किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाना और बिल बांटने के वक्त चुप रहना, भले ही किसी ने सिर्फ एक सलाद खाया हो और उसका पूरा महीने का बजट बिगड़ रहा हो। या फिर पार्टनर के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट जैसे मुद्दों पर बिना कोई स्पष्ट नियम बनाए काम करना। बिल्कुल। अपनी वित्तीय सीमाओं के बारे में बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये कहना कि ये मेरे बजट में नहीं है कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये वित्तीय परिपक्वता की निशानी है। ये हिम्मत ही इंसान को आर्थिक बर्बादी से बचाती है। तो इस पूरी चर्चा का असल मतलब क्या निकलता है? हमने सिस्टम के 4 चरण देख लिए हैं। हाँ, पहला फाउंडेशन, दूसरा करियर, तीसरा निवेश और चौथा साझेदारी।
लेकिन ये सारा ज्ञान तब तक बेकार है जब तक इसे जमीन पर लागू ना किया जाए। बिल्कुल, एक्शन लेना सबसे जरूरी है। चलिए श्रोताओं के लिए इसे एक स्पष्ट टाइमलाइन और एक्शन चेकलिस्ट में बांधते हैं। इस फ्रेमवर्क को लागू करने की समय सीमा क्या होनी चाहिए? इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आज ही। इमीडिएट एक्शन। हाँ, अपने डेबिट कार्ड को किनारे रखें और क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल शुरू करें, इस कसम के साथ कि हर महीने बिल पूरा चुकाएंगे। और वो नाव वाला उदाहरण भी याद रखना है। जहां समस्या दिखे वहां शिकायत करने के बजाय समाधान और अवसर खोजें। और इसके बाद आती है 1 से 3 महीने की अवधि, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स। ये वो समय है जब सिस्टम बनाना है। अपनी आय का कम से कम 5 या 10% इंडेक्स फंड में स्वचालित निवेश पर सेट कर दें। इसे ऑटो पायलट पर डाल दें ताकि ये अपने आप होता रहे। और दूसरा सबसे जरूरी काम, अगले कुछ हफ्तों में अपने बॉस के साथ एक मीटिंग सेट करें। हाँ, उनसे अपनी वित्तीय वैल्यू पर चर्चा करें। ये समझें कि कंपनी के लिए क्या मूल्य जोड़ा जा रहा है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और अंत में है लंबे अवधि की योजना, लॉन्ग टर्म। इसमें क्या करना चाहिए? अपने कार्यस्थल पर हमेशा के लिए एक ईंट लगाने वाला बनकर ना रहें। एक सिटी प्लानर बनने का लक्ष्य रखें। चीजों को बड़े नजरिए से देखें। और अपने व्यक्तिगत जीवन में? अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ पैसे को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट और ईमानदार नीतियां बनाएं। अगर हम इसे एक छोटी सी एक्शन चेकलिस्ट में समेटें तो वो कुछ इस तरह होगी। पहली, वित्तीय साक्षरता हासिल करें, डेबिट नहीं क्रेडिट चुनें और अनुशासन रखें। दूसरी, अमीर दिखने की बजाय अमीर बनने पर फोकस करें। कोचेला फेस्टिवल वाली बाय नाउ पे लेटर की गलती से बचें। तीसरी, अगर कोई साइड हसल शुरू करना है तो अपनी सुरक्षित नौकरी रहते हुए करें ताकि तनाव मुक्त होकर रचनात्मक काम किया जा सके। और चौथी, मुश्किल वित्तीय बातचीत करने की हिम्मत जुटाएं, चाहे वो दोस्तों के साथ बिल बांटना हो या पार्टनर के साथ भविष्य पर चर्चा करना। ये चेकलिस्ट वास्तव में इस पूरी चर्चा का सार है। अगर हम गहराई से सोचें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वेल्थ बिल्डर 4 स्टेप सिस्टम एक रात में या एक दिन में अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक नई भाषा सीखने की तरह है। जब कोई नई भाषा सीखता है तो शुरू में बहुत गलतियां होती हैं, शब्द समझ नहीं आते, लेकिन लगातार अभ्यास से वो धारा प्रवाह हो जाता है। पैसे के खेल को समझना और उसके नियमों के अनुसार खेलना भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे सही दिशा में लागू किया जाए। बिल्कुल। और इस चेकलिस्ट को लागू करना मनोवैज्ञानिक रूप से आसान नहीं है। समाज का दबाव बहुत ज्यादा होता है। लोग क्या कहेंगे, ये डर हमेशा रहता है। लेकिन जब तक पैसे को लेकर हमारा नजरिया सही नहीं होगा, हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक किसी की सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा कमी लगेगी। बिल्कुल। अगर कोई फ्री लोडर माइंडसेट के साथ जी रहा है और सिर्फ दुनिया को अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए पैसे बर्बाद कर रहा है, तो वो अंदर से हमेशा एक खालीपनी महसूस करेगा। ये चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल की ओर ले जाती है। वो क्या है? इस सब पर गहराई से विचार करें। क्या असली संपत्ति वो महंगी चीजें, वो ब्रांडेड कपड़े या वो गाड़ियां हैं जिन्हें हम बस दुनिया को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं? एक ऐसा जीवन जहां उसे सिर्फ कुछ पैसों के लिए किसी और के वीडियो गेम में एक एनपीसी बनकर न रहना पड़े। ये सवाल बहुत गहरे उतरता है, सच में। अगली बार जब भी कोई बहुत बड़ा वित्तीय निर्णय लिया जाए या कोई बड़ा खर्च किया जाए, तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से ये सवाल जरूर पूछें। क्या सवाल? क्या मैं पैसे का खेल खेल रहा हूं या ये खेल मुझे खेल रहा है? क्या बात है! क्या मैं पैसे का खेल खेल रहा हूं या ये खेल मुझे खेल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर वित्तीय निर्णय की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये 4 स्टेप सिस्टम और पैसे की ये नई भाषा सभी को अपनी वित्तीय यात्रा में स्पष्टता और दिशा देगी। इस जानकारी को सिर्फ थ्योरी तक सीमित न रखें, इसे अपनी जिंदगी में आजमाएं। तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन की कहानी के खुद मेन कैरेक्टर बने। अलविदा।